नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। इन दिनों जयपुर में थार वालियों का इतना आतंक हो रहा है कि सामने कोई आ जाए, किसी को भी उड़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, पैसा बोलता है। ये हकीकत बता रही हूँ मैं आपको। मैं लगातार 3 दिन से ये देख रही हूँ कि थार जो गाड़ियां हैं ना, वो आदमियों को इस तरीके से रौंद रही है कि भैया गाजर मूली। और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वो तो खैर आप भी अच्छे से जानते हैं। मैं जो है पारस के घर पे हूँ। एक बच्चा जिसको अभी ज़िंदगी देखनी थी, जिसने ज़िंदगी अभी देखी ही नहीं, उम्र महज 23 साल, 24 में तो कदम ही रखना था उसको। और उनके घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। मेरा एक बड़ा सवाल बनता है कि इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, प्रशासन क्या कर रहा होता है? प्रशासन क्या करता है? क्यों ऐसे केसेस को रफा दफा करने में प्रशासन जो है अपनी अहम भूमिका निभाता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सवाल इनके माता पिता करेंगे। पारस, जिसे 2 दिन पहले एक थार तेजी से टक्कर मारती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ उसकी कज़न बुआ भी बैठी रहती हैं, जिनका एक पैर जो है कट चुका है इस हादसे में। पारस तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पारस को इंसाफ ज़रूर मिले। मैं उसके घर पे हूँ, एक बारी उसके माता पिता से हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सी पावर थी उस थार वाली के पास, या वाला बैठा था उसमें, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन उस थार वाले के पास ऐसी क्या पावर थी, महज 2 घंटे में उसे पुलिस ने छोड़ दिया। ये सवाल मेरा नहीं है, मैं अभी भी कह रही हूँ, ये सवाल इनके माता पिता का है जिनका बच्चा गया है। एक बार इनके पिता से बात करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस गाड़ी में जो महिला बैठी थी उसकी उम्र 18 साल थी, वो लड़की थी, क्रिकेट वो खेलती थी, अंडर 19 उसने खेला हुआ है, और भव्या चौधरी उसका नाम बताया गया, यानी कि वो एक क्रिकेटर थी और उसकी माँ भी क्रिकेट एकेडमी चलाती है। मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगी अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन इनका तो बेटा चला गया है। इस दर्द को ये अच्छे से समझ सकते हैं। 2 घंटे में एक अपराधी को छोड़ दिया जाता है। वाह रे प्रशासन, क्या कहने तेरे भी। अंकल जी, आपको इस हादसे की जानकारी कब मिली थी? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ 2 तारीख की रात को 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था। पारस के फ़ोन से ही फ़ोन आया था। तो हमने कहा हाँ बेटा बोलो। तो उधर से जो थे पुलिस वाले थे, पीसीआर वाले, उन्होंने बोला कि ये आपका क्या लगता है? मैंने कहा मेरा बेटा है। तो क्या इसका एक्सीडेंट हो गया है और आप एसएमएस आ जाइए, हम इसे वहाँ लेकर जा रहे हैं। मैंने घबरा करके मेरे छोटे भाई और भांजे और जो यहाँ आसपास रहते थे उनको सबको फ़ोन करके वहाँ पहुँचाया। और जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तब तक शायद वो बचा नहीं और वो ख़त्म हो चुका था। हमें ये समझ में नहीं आया जब मेरे जानकार और पूछने वालों से, आसपास वालों से मालूम किया कि एक बहुत तेज़ रफ्तार थार जो कि 100 की स्पीड के आसपास थी, 100 से ऊपर थी, उसने आकर के उन्हें टक्कर मारी है और इतना ज़ोरदार टक्कर मारी है कि वो 8-10 फीट ऊपर उछल के नीचे गिरा। और जो उसकी बुआ थी नंदिनी शर्मा, उसके भी दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और एक पैर टूटा भी है बहुत ज़्यादा, और पूरे बॉडी पे, शरीर पे चोटें आई है जिसका इलाज चल रहा है दुर्लभ जी हॉस्पिटल में। और वो टक्कर मार करके वो सीधी यहाँ से जगतपुरा तक गाड़ी ले गई है, सुनने में आया है। जगतपुरा से ही गाड़ी अरेस्ट मतलब जब्त की गई है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि क्या कोई आदमी एक बार एक्सीडेंट करके या टक्कर मार के 3 थाने 4 थाने बीच में पड़ते हैं, सबको लांघते हुए वो नशे की हालत में वहाँ तक पहुँच गई, तो क्या किसी को दिखी नहीं? उसकी स्पीड नहीं दिखी, उसको रोक नहीं सकते? एक आम आदमी की अगर स्कूटी या कोई स्कूटर चौराया पार करते हैं तो पुलिस वाले उससे 70 सवाल कर लेते हैं, चालान काट देते हैं। इवन हेलमेट ना होने पे भी ओरिजिनल लाइसेंस देखा जाता है। इसका बिना लाइसेंस के इसको जमानत दे दी गई। पुलिस वालों से जब पूछा गया, पुलिस वालों का हमारी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, हमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों ने अभी एक बार भी हमें फ़ोन नहीं किया, ना हमें बुलाया, ना हमसे बात की, या उन्होंने कोई कार्रवाई की है तो उसके बारे में भी हमें नहीं बताया। जब हम कल शाम को एक्सीडेंटल थाने जा कर के बातचीत करी तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हाँ बच्ची को पकड़ा था, जमानत दे दी है। हमने कहा लाइसेंस? तो क्या लाइसेंस तो डिजी लॉकर पे दिखाया था हमें, और उन्होंने अपना मोबाइल हमें आगे करके खोल के दिखाया कि ये लाइसेंस है उसका। क्या उसका ओरिजिनल लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी? डिजी लॉकर पे नॉर्मली
एडिट होकर के लाइसेंस बन सकता है। मेरे हिसाब से उसके पास लाइसेंस भी नहीं है और वो वैसे ही गाड़ी चला रही थी और उसे एक राजनीतिक मान लो या पैसे का जोर मान लो, उसके राजनीतिक सपोर्ट पूरा है, राजनीतिक सपोर्ट की वजह से ही वो छूट करके आसानी से चली गई। हमें नहीं पता उसके पास कोई भी सपोर्ट हो, पैसा हो, कुछ भी हो, सिर्फ मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। उसकी उम्र नहीं थी इस समय जाने की, जिस उम्र में वो चला गया। तो मुझे सिर्फ और मेरे बेटे को न्याय चाहिए, न्याय दिलाए प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी से मेरा निवेदन है। अपने सरकार से, जो बीजेपी सरकार है, सरकार से मेरा निवेदन है कि मुझे और मेरे बेटे को न्याय दिलाए और जिसने भी इस तरह की मारा है उसे तुरंत अरेस्ट करे ताकि और कोई किसी पारस को ना मार सके या कोई और पारस उसके थार का शिकार ना हो। बस इतना ही। एक बात मुझे बताइए कि आपके बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ तो आप लोगों के पास फ़ोन आया, आप लोग पहुँचे होंगे, उसकी डेथ हो चुकी थी, डेथ पहले ही हो गई थी? ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी। उसके कितनी देर बाद आप लोगों ने एफआईआर वगैरह की? हमने दूसरे दिन, क्योंकि हम रात भर तो हॉस्पिटल में रहे, दूसरे दिन हमने सुबह एफआईआर दर्ज करवाई ज्योति नगर थाने में, जो कि करीब 2 घंटे बाद उन्होंने हमारी एफआईआर जब्त की, वो ली, अरेस्ट ली और उसके बाद उन्होंने एक्सीडेंटल थाने को भेजा। एक्सीडेंटल थाने वालों ने उस एफआईआर को वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तब पोस्टमार्टम हुआ बच्चे का दोपहर बाद और तब हमें वो बच्चे की बॉडी मिली। तो हमें तो दूसरे दिन सुबह ही कर पाया। एफआईआर के कितनी देर बाद भव्या चौधरी है लड़की का नाम, कितनी देर बाद उसको अरेस्ट किया गया था? एफआईआर से पहले किया गया था या बाद में? एफआईआर के बाद में दूसरे दिन इवन शाम तक तो गाड़ी ही पकड़ी थी। उसे कब गिरफ्तार किया, कब छोड़ा, हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, किसी तरह की हमें इन्फॉर्मेशन घटना के 24 घंटे बाद तक भी उसे अरेस्ट नहीं किया? नहीं किया गया था। हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हमें तो कल पुलिस वालों ने बताया कि जी हमने उसको दूसरे दिन 3 तारीख को अरेस्ट भी कर लिया था, 2 घंटे बाद उसको जमानत भी दे दी है और डीजी लॉकर में उसने लाइसेंस दिखाया है, उसी बेस पर पे हमने उसको जमानत दी है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये रसूख या मतलब एक सरकार का सपोर्ट है, राजनीतिक सपोर्ट है उनके पास, या पैसे का सपोर्ट है, पैसा खिलाया गया है। पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही है, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारा बच्चा चला गया, हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। पुलिस वाले ना आ रहे हैं, ना फोन कर रहे हैं, ना आप लोगों को बुला रहे हैं। किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है पुलिस से। हमें यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि अभी क्या प्रक्रिया चल रही है। उसके सैंपल, इवन हमने पूछा, उसके सैंपल लिए लड़की के, हाँ ले लिए। वो सैंपल भी उन्होंने 28 घंटे बाद लिए हैं, दूसरे दिन जब अरेस्ट किया उसके बाद उसे सैंपल लिए हैं और उसके बाद भी अभी तक भी सैंपल एफएसएल टीम नहीं भेजा गया है। सैंपल अभी उन्हीं के पास है, पुलिस वालों के पास। अब ये खबरें आ रही हैं कि वो नशे में नहीं थी। ऐसा लगता नहीं है, जैसे वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लहराते हुए गाड़ी फुल स्पीड में ला रही, जो उसके कंट्रोल में नहीं हुई, तो वो टक्कर मारते हुए, इवन एक इस मेरे बच्चे के ही नहीं, उसने 3-4 गाड़ियों की टक्कर मारी है और सभी गाड़ियाँ डैमेज हुई है। गाड़ी वाले भी थाने आकर के बात की है, उन्होंने हमसे भी मिले थे गाड़ी वाले, जब मौका मुआयना करने गए थे, जब वो गाड़ी वाले भी वहाँ थे, उन्होंने ही बताया था। उन्होंने ही बताया कि हमने देखा था गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत स्पीड में, और लहराते हुए गाड़ी लेकर आई, उससे कंट्रोल नहीं हुई, घुमाना चाहती थी, घूमी नहीं और वो सीधी टक्कर मारते हुए स्पीड में भगा कर ले गई। इस तरह से हमने सुना था। एक दिन पहले ही रिश्ता विश्ता तय किया था, मैंने ऐसे सुना है। उसकी परिवार में पिछले 6 महीने से हम कुछ सोच रहे थे कि उसकी शादी करेंगे, वो करेंगे। इवन 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही कोई बच्ची वाले आए थे जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी और हम 2-5 दिन में उसे देखने जाने वाले थे और रिश्ता तय करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। घर में सभी इस बात से खुश थे कि बड़ा बेटा है, शादी करेंगे। मार्च तक पापा तो शादी करने में थे उसकी, और 4 बेटे हैं, 2 छोटे भाई के, 2 मेरे, तो चारों की एक साथ जनेऊ का प्रोग्राम करना, सारी प्लानिंग करना, सारी तैयारी करीब करीब हमारी सभी थी। उसकी हम शादी करना चाहते थे। बड़ा होनहार था, मतलब वो एलएलबी कर रहा था और लॉ का 3rd ईयर का स्टूडेंट था और एक खुद का अपना एक म्यूज़िक बैंड सिंगर था। वो म्यूज़िक बैंड बना रखा था मिराकी म्यूज़िक के नाम से। अब उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, उसका खुद का जो बैंड है मिराकी म्यूज़िक, वो आप एक बार इंस्टा पे देखेंगे तो वो बहुत कुछ था। वो सिंगर था, मेन सिंगर था उसका,
गोविंद देव जी का भक्त था। सुबह 4 बजे उठना जाना और म्यूज़िक, इवन मैं अपने रेडियो मिर्ची वगैरह पे, रोड पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उसने प्रोग्राम किए हैं। उसके सारे दोस्त भी इस चीज़ से दुखी है कि हमारा प्यारा था वो, सबका प्यारा था, वो चला गया। सेंट विल्फ्रेड कॉलेज से भी सभी का, उनके जितने भी प्रोग्राम होते थे वो भाग लेता था उसमें। म्यूज़िक का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था उसका, म्यूज़िक का कि वो बैंड बना रखा था मेरा की म्यूज़िक। और मुझसे इवन ख़त्म होने से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले एक फ्रेंड के फ़ोन से बात आई थी, तो कि पापा मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। तब उसका रात को 10:30 बजे फ़ोन आया। और वो ये सूचना मिली कि वो नहीं रहा, ख़त्म हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे पे कई सारे सवाल हैं, मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतनी ओवर स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ रहते हैं उस टाइम? क्योंकि हमें तो, हम आम लोग हैं तो हमें तो रोका जाता है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को क्यों नहीं रोका जाता? और एक सवाल और मेरे दिमाग में निकल कर आ रहा है कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो अगर डिगी लॉकर पे ही देखना होता है तो फिर आदमियों को भी व्हाट्सएप पर ही अरेस्ट कर लिया करो या इंटरनेट पर ही अरेस्ट कर लिया करो, अगर 2 घंटे में ही ज़मानत देनी होती है तो। दादाजी, एक बार मैं दादाजी से भी बात करूंगी कि वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जब किसी के घर से जवान बच्चे की अर्थी उठती है ना, तो माँ बाप पर कैसा असर होता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, एक ओवर स्पीड कार आ रही थी, तो मुझे सीरियसली बोल रही हूँ कि मुझे राम दिख गया, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि इन पर क्या बीत रही होगी। आज मेरे साथ अगर ऐसा हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? उस सड़क पे कोई भी पुलिस वाले कंट्रोल करने के लिए नहीं खड़े थे, ये रियलिटी बता रही हूँ। इन स्पीड वालों को कोई नहीं रोकता है। बाबूजी हैं, इनका पोता चला गया है, मैं क्या सवाल पूछूं, खैर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको जब इस घटनाक्रम की जानकारी मिली, क्या आया मन में, क्या करें, किसको कहें जाके? मेरे पास रात को ये हादसा हुआ 10 साढ़े 10 बजे, 11:30 बजे मुझे ये सूचना मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो एसएमएस में चला गया, मरा नहीं, ये नहीं सूचना आई थी मुझे। दूसरे दिन तक मेरे को और मेरी पत्नी को तो पता ही नहीं चला कि उसकी डेथ हो गई। भाई एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी 11 महीने हॉस्पिटल, भाई हो गया होगा तो हो गया। उसके साथ कोई लड़की थी तो उसका पता चला मेरे को, तो मैंने साहब उसके ग्रुप में 4 लड़कियां थी, मैंने कहा उनमें से कोई होगी। ये पता नहीं मेरे साले की लड़की, उसकी बुआ ही साथ में थी। और वो तो घर की 2 फैमिली मेम्बर की डेथ वो हो गई। फिर मुझे तो सुबह दूसरे दिन करीब 10-11 बजे, ये कोई थे नहीं, मैं यहाँ हम बैठा रहा, मेरी वाइफ भी यहाँ नहीं थी, उसको लाए हम जाके। दूसरे दिन 10-11 बजे हमको ये मुझे कन्फर्म हुआ कि वो उसकी डेथ हो गई। बड़ा दुख हुआ, हम बेहोश हो गए, मर गए। फिर उसकी वो पोस्टमार्टम भी आई, हमारे पास पुलिस की कोई सूचना नहीं आई। हमारे पूरे किराएदार, हम और हमारे रिश्तेदार सब ने आके वहाँ गए भी, थाने में गए, ज्योति नगर थाने वालों ने हमारी कोई आज तक सुनाई नहीं की। बल्कि वो जाते हैं, उनको पूछते हैं, हमारी भी कोई जान पहचान है तो उसको आप जैसे को ले जाके पूछते हैं तो वो ये कहते हैं हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है, हमारे ऊपर फोर्स है, इसलिए इसकी तो कोर्ट ही न्याय करेगा। ये जवाब है। कोर्ट में तो जब कोर्ट जाएगी तो फिर पुलिस बीच में क्यों है? अरे कोर्ट में तो कोर्ट में केस जाएगा, कब जाएगा पता नहीं, क्या जाएगा। केट की वो धाराओं की मैं नकल लाया हूँ, FIR की, वो धाराएं ऐसी लगाई जैसे ऑर्डिनरी एक्सीडेंट हुआ हो। तो ये तो बहुत मतलब वो थी ना हमारे साथ में, वो है। अब मैं तो चलने, मेरा एक्सीडेंट, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं तो ऊपर से नीचे बैठ गया हूँ आके, मैं तो यहीं पड़ा रहता हूँ। परंतु मैं भी समझता हूँ, मेरे ने भी कोर्ट केस लड़े हैं, LLB मैंने भी करी है, 40 साल नौकरी करी है सरकारी, पर मैं समझता हूँ पर वो ज़माना ही बदल गया। अब तो ये पुलिस वाले ये बिल्कुल बिकाऊ हो गए। तो राजेंद्र सिंह जी जो जिनके पास जांच अधिकारी थे, वो कल हमारे ब्राह्मण समाज के लोग वो गए, उनको ये कह के टाल दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो किसके हाथ में? वो उन्होंने कहा, और उन्होंने को वो कुछ का नाम लिख दिया, IGD DIG ऊपर के अफसर, आप उनसे मिलो। फिर हम कालीचरण सराफ के पास गए अभी सुबह, उसने भी लिख के अभी 3 बजे का टाइम दिया उनसे, जो अफसर है उनसे,
उनके ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर टाल दे, उड़ाए जा रहे हैं, तू उड़ाए देख जा लेना, रहे तू हैं। देख लेना, देखो पैसे की इनकी लेन देन तो हुई है नीचे से, ऊपर से नहीं हुई है। वो तो ऊपर के अफसरों को टाल रहे हैं भाई, वो बच जाए, हम बच जाए, वो बच, बाकी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। हम तो हमारे न्याय चाहते हैं, और एक उस मैन उसको दंड चाहते हैं जिसे दूसरा कोई नहीं, वो और को मारेगी। वो तो उसके 10-12 आप लोग सब मालूम कर सकते हो, उसके कितने केस चल रहे हैं, कितने ऐसे कांड किए हैं उसने। अब ये तो हमको तो सुनी सुनाई मिलती है ना, हम इस लाइन में ही नहीं है, बाकी कुछ नहीं चाहते। मेरी तो खैर, मैं तो 80 साल का हूँ, पर मेरे तो उसके पिताजी, इसकी पत्नी, मेरी पत्नी, ये तीनों बिल्कुल मरने की स्थिति में है। हर एक घंटे में बेहोश होते हैं, डॉक्टर को ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं मैक्स में, और वो जाते हैं तो उन डॉक्टरों ने ये कह दिया कि इनको जितनी सांस लाओ, तीनों साइलेंट अटैक में मर जाएंगे। तो हम तो जैसे तैसे करके 15 दिन निकाल रहे हैं कि इसके क्रियाक्रम, और ये क्यों जवान में होता है, ये 23 साल का बच्चा है, इसकी ये क्रियाक्रम सही कर दें, ख़त्म है, बाकी कुछ नहीं।